चेंज सरप्राइजिंग है? सरप्राइजिंग तो ऑफ कोर्स है, चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी सिर्फ चर्चा ही है अलका जी, लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। चर्चा हो रही है, वो चर्चा आगे एक्चुअली में फुटप्रिंट्स में कन्वर्ट होगी, हमें वो देखना होगा। चर्चा हो रही है बिकॉज ही हैज गॉन टू एवरी स्टेट, अपनी बहुत सारी रैलीज करी हैं, उड़ीसा में कई कई बार उन्होंने रैलीज की हैं, उन रैलीज में भीड़ भी बहुत आई है, तो चर्चा होना तो बिल्कुल जायज है, चर्चा हो रही है, बट उसके फुटप्रिंट्स क्या होते हैं वो। जी मुनीराम साहब, यहां से मैं आगे लाती हूँ कि चर्चा हो रही है, पूर्णिमा जी कह रही है, हम सब मान रहे हैं, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन बीजेपी पहले ये मान के बैठी थी कि ये जगह है, ये साउथ है, ये नॉर्थ ईस्ट है या ईस्ट है, कि यहां तो अपना आता ही नहीं है, तो यहां समय क्यों बर्बाद करना, यहां वक्त क्यों बर्बाद करना, उसे छोड़ देती थी। लेकिन आज मोदी अगर वहां कह रहे हैं कि नहीं यहीं पे फूंको, जहां आ रहा है वो तो ठीक है, यहां भी फूंको, अपनी जान अपनी ताकत यहां झोंको, और रैलीज में लोग आ रहे हैं सुनने के लिए, तो वाकई ये नई तरह की रणनीति है ना? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि रणनीति तो है, और ये भी मानना पड़ेगा कि मोदी साहब ने होमवर्क भी बहुत अच्छा किया, इसमें भी कोई शक नहीं। बहुत ही वेल प्लान्ड किस्म की उनकी स्ट्रैटेजी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो ये है कि पिछले 3-4 सालों में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, और खास करके इकोनॉमी के उस एस्पेक्ट को जिसका ताल्लुक आम आदमी से होता है, वो कुछ इस बुरी तरह से खराब हुआ। मिसाल के तौर पे इन्फ्लेशन के बारे में गवर्नमेंट जो बिल्कुल, जो कांग्रेस की सरकार थी, ना तो कांग्रेस कुछ कर सकी, और ना ही, चूंकि बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसीज हर जगह एक ही है, कोई उसका कोई ए वेरिएंट यूज कर रहा है, कोई बी वेरिएंट यूज कर रहा है, यही कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा सिवाय इससे कि आप 1-2 कम्युनिस्ट जो आपकी स्टेट्स हैं उनको छोड़ दीजिए। नतीजा ये है कि इस वक्त एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो, इस वक्त प्राइस राइज की सिचुएशन हो, इसमें इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो, इसमें क्रोनी कैपिटलिज्म की, वो उन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बना लिया जिसके अंदर मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी और जो मास्टर स्ट्रैटेजी थी, इसने बहुत जबरदस्त। तो ये 2 बातें कह रहे हैं मुनीर साहब, एक तो ये कि उसके लिए पहले ही रिसेप्टर्स बन गए थे। सोशियो इकोनॉमिक अगर दोनों की बात करें तो सोशल लेवल पर हो सकता है तमाम जगहों पर मुख्तलिफ सूरत हो, लेकिन कम से कम इकोनॉमिक लेवल पर हर जगह एक ही तरीके से लोग परेशान थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर पश्चिम से पूर्व तक, और इसीलिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई और ये उनके लिए काम भी करती नजर आ रही है। क्या ये एक बड़ा अहम ऑब्जर्वेशन है आपके हिसाब से अरविंद साहब? निश्चित तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी स्ट्रैटेजी देखें नरेंद्र मोदी की, तो 2 बड़े हिस्से दिखाई पड़ते हैं। पहला यूएसपी है मोदी हिमसेल्फ, दूसरा यूएसपी है उनका गुजरात मॉडल, और जिस तरीके से फेलिंग गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पर बेस्ट ऑल्टरनेटिव या फ्रंट रनर ऑटोमेटिकली नरेंद्र मोदी हो जाती है। ये पहला सच है, और यही कारण है कि जहां पर काडर नहीं भी है वहां मोदी पहुंच रहे हैं, मोदी का ऑरा पहुंच रहा है, प्रेजेंस क्रिएट हो रही है। लेकिन जो दूसरी चीज दिखाई पड़ रही है, बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी दिख रही है। उत्तर प्रदेश से आप इस स्ट्रैटेजी समझने की अगर कोशिश करें, ईस्टर्न यूपी 28 सीटें हैं, और यहां पर बीजेपी की मात्र 4 सीटें पिछले इलेक्शन में आई। लेकिन जब आप इस इलेक्शन में देखते हैं, मोदी जाके बैठ जाते हैं वाराणसी में। वाराणसी बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। चंदौली में पिछली बार मात्र करीब 600 वोट से हार जीत हुई। भदोही में, महाराजगंज में आसपास की कम से कम 8-9 ऐसी सीटें हैं जहां मार्जिन ऑफ विनिंग एंड लूजिंग मुश्किल से 15-20 हजार है 16 लाख की कंस्टिट्यूंसी में। यानी मामूली फर्क हो, सिर्फ मोदी के ऑरा से इन सीटों को प्रभावित किया जा सकता है। तो वहां पर मेरा मानना है कि वहां और बिहार की कुछ सीटें आप 15-20 सीटों पर मेजर इंफ्लुएंस होते हुए देखेंगे। साथ ही राजनाथ सिंह को लखनऊ में लाकर बैठा दिया, संभावना थी कि लाल की जन्मदिन शायद यहां से ना जीत पाते। और साथ में जब आप सीतापुर देखते हैं, मोहनलालगंज देखते हैं, ये भी बहुत थिन मार्जिन से विनिंग सीट्स हैं। यहां राजनाथ सिंह का असर होता दिखाई पड़ेगा, मोदी का असर होता दिखाई पड़ेगा। कानपुर, जहां जायसवाल मात्र 5000 वोट से पिछले 2 इलेक्शन में जीते हैं, इस बार वो फिर हो सकता है जीत जाते। एंटी इनकम्बेंसी है। मुरली मनोहर जोशी जो कि शायद वाराणसी से नहीं जीत पाते, कानपुर जाते हैं, विनिंग कैंडिडेट बन जाते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी दिख रही है। जितनी बारीकी से नरेंद्र मोदी तैयार है आज, उतनी ही बारीकी के साथ अरविंद साहब भी अपने डेटा के साथ तैयार है। लेकिन फैजल साहब, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं कि ये जहां पर आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, जहां आपका काडर नहीं है, जहां आप लगभग नगण्य माने जाते हैं या जीरो हैं, वहां पर अगर आप ठीक है उन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जो हर किसी को अपील करते हैं, लेकिन क्या आप उसको सीट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं?
देखिए, एक बात तो ये समझ लीजिए गौतम कि सबसे पहली बात ये कि नरेंद्र मोदी का जो राइज हुआ है, जो फेनोमेनल उनका राइज हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स में, उसके पीछे अगर 2-3 साल पीछे आप जाइएगा तो देखिए उसी तरह से गवर्नमेंट जो है आज की, उसकी फेलियर्स आई हैं एक के बाद, चाहे इन्फ्लेशन की बात प्रोफेसर साहब ने की, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसपे गवर्नमेंट पूरी तरह से नाकाम रही और फेल होती चली गई। वहां स्पेस बनता चला गया गवर्नमेंट को लेकर के, लोगों में एक चीज आ गई कि ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नाकारी हो गई है, निकम्मी हो गई है, या अप टू द मार्क नहीं है, लीस्ट अगर कहें तो अप टू द मार्क नहीं है। वो एक चीज बन गई थी। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही अच्छे, वेल कंसीव्ड, वेल एग्जीक्यूटेड जो उनका मीडिया कैंपेन है, उसके जरिए एक नेशनल प्राइड को भी इन्वोक किया कि ही इज द सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें वो कर रहे हैं और जैसे कि अनुमान दिख रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा सीट भी आ जाए, लेकिन जब तक कि 16 मई को रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक ये कहना बहुत सही नहीं होगा कि उनकी सारी स्ट्रैटेजी सही हुई। ही इज ए मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा ये 16 तारीख को। थोड़ा सा एक शब्द का अंतर लेकिन हो जाता है। आप जिसे कह रहे हैं कि बहुत चालाकी से, उसे हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत स्मार्टनेस से उन्होंने। जी बिल्कुल, आप शब्दों से खेल सकते हैं। लेकिन बद्री, ये एक चीज हमने शुरू की थी और हम कहते हैं कि एक कदम, हमने यहां से अपना कार्यक्रम शुरू किया था, एक कदम यानी मोदी कदम। लेकिन अभी जो बातचीत हो रही है वो 2 कदम दिखाई दे रहा है। वो एक कदम कैसा है? एक कदम यूपीए गवर्नमेंट ने प्लेटर पर दे दिया और उस सिचुएशन में जो दूसरा एक था उसने अपने दम को बिल्कुल सब तरफ फैला लिया। इस अपॉर्चुनिटी को मोदी ने यूज किया, बहुत अच्छी तरह यूज किया, ये तो मानना ही पड़ेगा। आवाज कट गई। बद्री साहब, आवाज आ रही है अब आपको? जी हाँ, मैं ये जी हाँ जी आ रही है। मैं ये कह रहा था कि एक इस समय के क्राइसिस ने मोदी को पैदा किया है, लेकिन इसके साथ मोदी की अपनी स्मार्टनेस, इसकी आप लोग बात कह रहे हैं, वो तो है, लेकिन ये अभूतपूर्व नहीं है। जैसे जब अन्ना का आंदोलन चला था तो आपने देखा था कि पूरब से पश्चिम तक और नॉर्थ ईस्ट तक किस तरह से अन्ना के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए थे, छोटे छोटे शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि जो मीडिया कैंपेन है वो सिर्फ मोदी को बनाता है, वो और भी फोर्सेस को इतिहास में सपोर्ट पर ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। देखिए, हमने देखा कि मोदी जब दिल्ली में उन्होंने रैली की और तो तमाम पूरा ऐसा लगा कि पूरा एक तरह से जन सैलाब उठ खड़ा हुआ, लेकिन जब वो मुंबई गए तो फेल हो गए। उसके अलावा वहां जहां उन्होंने 2-4 छोटी छोटी जगह गए वहां उनके पास उतना क्राउड नहीं था। लेकिन मोदी को लेकर ये बात नहीं है, मोदी जहां रैली करते हैं जबरदस्त भीड़ जुटाते हैं। नहीं, भीड़ जुटाना एक बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके पास एक पूरा संगठन है जिसके कारण वो भीड़ जुटाते हैं। और अन्ना आंदोलन के पास संगठन नहीं था, सिर्फ इमेज था। ये फर्क है बीजेपी और उनमें। लेकिन जो एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर जाएं, यानी कितना ये जो इनका छवि है कितना सच में बदलेगा, ये आपको अभी देखना होगा। और ये अभी हम लोग गांवों से आ रहे हैं घूम करके, और वहां जो दिखाई पड़ रही है वो चीजें एकदम फर्क है, यानी वो आपको अगले चुनाव के परिणामों में भी दिखाई पड़ेगा। जी चलिए, तो ये कहा जा रहा है कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो काम करता है भीड़ को इकट्ठा करने के लिहाज से। क्या ये हर जगह लागू होता है? उन जगहों पर भी वो सुदूर दक्षिण की जगहें हों, उत्तर पूर्व की जगहें हों, जहां मोदी गए और बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आए, या कोई एक स्ट्रैटेजी है जो अनोखी है और खास है? इस बार एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। हाजिर होंगे।